नमस्कार स्टूडेंट्स। द एज ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के सेकंड पार्ट में हम लोग आज पढ़ेंगे सबसे पहले इम्पैक्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इसके अब इम्पैक्ट कैसे पड़े, पॉजिटिव थे नेगेटिव थे, तो ये दोनों विषयों पे आज हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिव इम्पैक्ट की। तो पॉजिटिविटी ये रही कि ये फैक्ट्री सिस्टम जो था वो और ज़्यादा डेवलप किया। यहाँ पे फैक्ट्री वर्क के जो मेथड थे उनका स्टैंडर्डाइजेशन हो गया, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है कि अब ये काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन जो है वो क्वांटिटी ज़्यादा होने लगी, ठीक है। जैसे कि अब आप देख रहे हो कि जो पहले था कि अगर एक चिप्स का पैकेट है तो वो आपका अगर रांची में उसका प्राइस जितना है वो प्राइस आपको दूसरी जगह में शायद हो सकता है वो प्राइस कम मिले या फिर प्राइस ज़्यादा मिले। तो अब हो गया कि नहीं, कहीं पे भी ये बिकेगा तो सबका प्राइस सेम होगा। और सब जो है, जैसे कि आप देखते हो कि पहले था कि जिस समय में फैक्ट्री का सिस्टम था उस समय में ये चीज़ें थी कि प्राइसेस जो है वो ठीक है सेम रहेंगी या फिर ज़्यादा कम हो सकती हैं, और प्रोडक्ट भी आपका एक जैसा नहीं रहेगा। लेकिन जब ये सिस्टम जो है, ये मेथड काफ़ी ज़्यादा रेवोल्यूशन जो है वो इंडस्ट्रीज़ का बढ़ना शुरू हुआ, तो उस समय में प्रोडक्ट जो है उनका स्टैंडर्डाइजेशन हो गया और एक ही चीज़ एक ही प्राइस में और सब जगह बिल्कुल भी एक जैसा आपको मिलेगा। क्योंकि अब प्रोडक्शन कैसा हो रहा था, तो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि मास अमाउंट में हो रहा था, क्वांटिटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। उसके अलावा हम देखेंगे कि अब है कि कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई थी। अभी फ़िलहाल में आप देखोगे कि कम्युनिकेशन का एक से एक जरिया आ गया। तो ये सब क्यों सार्थक हुआ? क्योंकि इंडस्ट्रीज़ जो है वो ग्रो की। उसके अलावा रोड्स, ब्रिजेस, रेलवे ट्रैक्स और कनाल्स, फिर है आपका कि ट्रांसपोर्ट, ट्रैवल, सब कुछ कॉमन मैन के लिए भी बराबर ही था कि सब लोग अब उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, रेलवे को यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जो ट्रांसपोर्टेशन है वो इजी हो गई। पहले ऐसा था कि जिस समय में फैक्ट्री सिस्टम थी उस समय में ऐसा था कि लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना है या फिर अपना बना हुआ जो माल है वो दूसरे जगह पहुंचाना है, तो उनको काफ़ी वक्त लग जाता था या फिर बहुत बार ये पॉसिबल भी नहीं होता। जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा कि जितनी ज़रूरत होती थी उतनी ही चीज़ें बनाई जाती थी। लेकिन अब क्या हो गया कि बहुत ज़्यादा भी बनाई जा रही है तो 2 घंटे में सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रहा है, तो ये बेनिफिट भी मिल रहा है लोगों को, प्रॉफिट भी कमा रहा है। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के ये पॉजिटिव एस्पेक्ट थे। उसके अलावा कहा गया कि अर्बनाइजेशन हुआ जगहों का, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा साफ़ पानी मिलने लगा, सीवरेज सिस्टम अच्छा था, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छी हो गई, तो ये भी एक गुड इम्पैक्ट था। उसके अलावा अगर मान लो कि कहीं पे बहुत ज़्यादा अगर फेमाइन आ गया, कहीं पे बाढ़ है, कहीं पे सूखा है, अब ऐसा तो नहीं है कि हर जगह बाढ़ ही आ रहा है और हर जगह सूखा ही है, तो सरप्लस जो है वो फूड का रहता ही था और उनको इजीली ट्रांसपोर्ट किया जा सकता था एक जगह से दूसरी जगह। तो ये सारी चीज़ें अच्छी अच्छी हो रही थी, ये पॉजिटिविटी थी कि अब आपको भूखे नहीं मरना है, अब आपको खाने के लिए नहीं तरसना है। अगर कहीं पे सूखा आ भी गया तो चलो ठीक है, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के जरिए वहाँ पे फूड जो है वो भेजा जा सकता है, और सरप्लस तो हर एक जगह पे रखा ही जाता है, बचा करके कहीं ना किसी जगह पे रखा ही जा रहा था ताकि दूसरे जगह इसकी आपूर्ति की जा सके। तो ये पॉजिटिव चीज़ें थी जो कि पॉजिटिव इम्पैक्ट था इस समय ही नहीं, आज के समय में भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कारण ही इतनी तरक्की हो पाई है। लेकिन ऑब्वियस ही चीज़ है, सिक्के के दो पहलू हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट भी पड़े, जैसे कि इस समय में आप समझोगे कि कैपिटलिज्म जो है, ठीक है, कैपिटलिज्म का मतलब होता है कि प्रॉफिट का मैक्सिमाइजेशन हो जाना। बस एक हाथ में जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको लोगों ने उन पे कुछ फ्यू, ठीक है, कुछ लोगों का कंट्रोल हो गया। तो यहाँ पे ये चीज़ें हो गई कि अब कुछ लोगों का ही कंट्रोल है इंडस्ट्रीज़ पे, तो लोग तो निरंकुश हो ही जाएंगे। तो एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट हो गया वर्कर्स का, इनके जो वर्किंग आवर्स थे ये लंबे हो गए। उसके अलावा किसी तरह का कोई प्रोटेक्टिव गियर नहीं था। प्रोटेक्टिव गियर कहने का मतलब है कि किसी भी तरह का अगर हादसा हो जाता है तो फिर या फिर कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे कि ये हादसे के शिकार हो गए मज़दूर, तो उनके लिए कोई ऐसा नहीं कि कोई बीमा करके रखा गया है उनकी सेफ्टी के लिए। उसके अलावा जो वर्किंग आवर्स थे वो बड़े थे, लिविंग कंडीशंस जो थे वो अच्छे नहीं थे, अनहाइजेनिक कंडीशन में इनको रहना पड़ता था। और बहुत बार ऐसा होता था कि कॉलेरा जैसी स्थिति, जो ऐसी बीमारियां हैं, इनसे भी ये ग्रस्त हो जाते थे।
तो ये नेगेटिविटी थी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की। उसके अलावा ये भी आप देखोगे कि जो ट्रेडिशनल वीवर्स थे और वर्कर्स थे, वो मशीनों के आने के बाद उनकी जो अपनी जो स्किल थी या फिर जो उनके कमाई का ज़रिया था, वो बिल्कुल भी यहाँ पे वाइप आउट हो गया, यहाँ पे बिल्कुल भी ख़त्म हो गया। इसको आप ऐसे एग्जाम्पल से समझ सकते हो कि भारत जैसे देश में आप सुने होंगे या फिर कभी आपने देखा भी होगा कि लकड़ी के कंघी बनाए जाते थे, ठीक है, कॉम। तो लकड़ी की कंघी जो है वो 100 रुपये में मिल रहा है, 125 में मिल रहा है, तो उसकी जगह पे प्लास्टिक की कंघी आ गई 20 रुपये 10 रुपये वाली। तो ऑब्वियस सी चीज़ है कि लोगों का रुझान किसकी तरफ है, तो सस्ती चीज़ों की तरफ। तो यहाँ पे जो वर्कर्स हैं उनके हाथों से काम छिन गया क्योंकि सस्ती चीज़ें मार्केट में आ गई थी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कारण। फिर है कि इस समय में जो चाइल्ड लेबर था, ये भी ऑब्वियस सी बात है कि लोग जो है वो चाइल्ड लेबर को और विमेंस को बहुत ज़्यादा इनको भी बढ़ावा दे रहे थे, इसलिए क्योंकि बच्चों को मार पीट करके काम कराना इजी था, महिलाओं को डरा धमका कर उनको शोषित किया जा सकता था। तो लोग जो है वो इंटरेस्टेड थे कि ठीक है, बच्चों से वो काम करा सकते हैं। और वर्किंग आवर का भी यहाँ पे थोड़ा सा है कि इनसे ज़्यादा भी काम करा लिया तो ये में भी अपने शक्तियों के लिए, अपने पावर के लिए यहाँ पे लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। फिर है कि नेगेटिव इम्पैक्ट ये भी था कि अब है कि कॉलोनियल एक्सपेंसन इस समय में बढ़ गया। जैसे कि आप जानते हो कि ब्रिटिशर्स का एक बहुत ही अच्छा बड़ा मार्केट था भारत, ठीक है। तो भारत में पूरी तरह से कॉलोनीज़ जो बसा ली गई थी और भारत से ब्रिटिशर्स ने काफ़ी ज़्यादा कॉटन, रॉ मटेरियल, ये सब यूरोपियन कंट्रीज़ में भेजा था, सेल किया था। तो अब इंडस्ट्रीज़ के आ जाने के बाद भारत का जो ये कॉमन मार्केट था, ये डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ बढ़ गया क्योंकि भारतीय मार्केट की जो चीज़ें हैं, इंडस्ट्रीज़ के आने के बाद दुनिया में उसकी खपत कम होने लगी। फिर है कि पॉपुलेशन जो है वो भी इंक्रीज़ किया, स्लम्स जो है वो बढ़े, लो वेजेस। अब है कि जितने ज़्यादा लोग हैं, काम कम है, तो लोग किसी भी दाम पे काम करने के लिए तैयार हो गए थे। तो यहाँ पे जो यूरोप का पॉपुलेशन आप देखोगे, ये 140 मिलियन था 1750 में और 463 मिलियन हो गया था 1914 में। मतलब जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो यहाँ की आबादी थी लगभग 463 मिलियन। तो अचानक से यूरोप का पॉपुलेशन भी बढ़ गया। उसके अलावा जो पॉल्यूशन है, हेल्थ और इन्वायरमेंट के कंसर्न में अगर देखा जाए तो वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर गया। और यूरोपियन नेशंस जो थे उन्होंने 18th और 19th सेंचुरी में अपने इन इंडस्ट्रीज़ के कारण बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहे थे पूरी दुनिया को। और इन्होंने एक टाइप से कहो कि बहुत ज़्यादा जो ये क्लास स्ट्रक्चर है इसको जन्म दिया था। यहाँ पे इंडस्ट्रियल क्लास स्ट्रक्चर का जन्म हुआ, जैसे कि एक न्यू मिडिल क्लासेस हो गया और एक न्यू वर्किंग क्लास हो गया। न्यू मिडिल क्लास जो था वो अच्छा पहनना, अच्छा खाना, अच्छी पढ़ाई, ठीक है, इन चीज़ों को एंजॉय कर रहा था। और जो न्यू वर्किंग क्लास था ये अब ज़्यादा से ज़्यादा काम कर रहा था। इनमें बहुत सारे ऐसे एक्ट आए, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी ये नहीं हो रहा था कि इनके वेजेस हाई हो जाएंगे या फिर इनके वर्किंग आवर्स घट जाएंगे। और इस समय में कैपिटलिज्म से दुनिया एक, आप कह सकते हो कि ये जो न्यू वर्किंग क्लास है ये सोशलिज्म की तरफ बढ़ रहा था। कितने भी नेगेटिव इम्पैक्ट्स रहे हो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के, लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंट स्ट्रैंड जो थी सोसाइटी की, उसकी थिंकिंग एक अलग तरह से जा रही थी, जिसको नाम दिया गया सोशलिज्म। तो यहाँ पे लोग जो है वो अब सोशलिज्म की तरफ भी बढ़ रहे थे। एक ऐसा मॉडल जिसमें कि इनकी थिंकिंग आ रही थी कि लोग जो हैं वो इक्वल हैं, इक्वालिटी आनी चाहिए लोगों में। कंट्रोल का मतलब ये होना चाहिए कि जब इसका रिजल्ट निकले, ठीक है, जब इस इंडस्ट्रीज़ की कमाई हो तो उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन हो वो प्रोपोर्शनल होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए, सबको मिलना चाहिए और प्रॉफिट में सबका हिस्सा होना चाहिए। क्योंकि अगर मेहनत सबकी है तो ऑब्वियस ही चीज़ है कि यहाँ पे जो मार्क्सिज्म है और कम्युनिज़्म है उसके बारे में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो उससे अलग हटकर एक न्यू थॉट आनी चाहिए, सोशलिज्म आनी चाहिए। और सोसाइटी जो है वो ऐसी होनी चाहिए कि इसमें कंट्रोल जो है वो सिर्फ एक हाथ में नहीं हो, इसमें सबको मिलना चाहिए और सबके लिए अच्छी चीज़ें होनी चाहिए, तरक्की होनी चाहिए। फिर यहाँ पे हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, मैनचेस्टर कम्स टू इंडिया। कहा गया है कि जब टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स जो है वो डिक्लाइन हुआ इंडिया में 1850 और 51 के बीच, तो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ जो है वो कॉटन
टेक्सटाइल पे इम्पोज कर दी गई और मैनचेस्टर के गुड जो थे वो बिल्कुल भी ब्रिटेन के कह सकते हो आपकी किसी भी कंपटीशन को फेस किए बिना वो भारत में आराम से बिक रहे थे। अब यहीं से ले जा रहे हैं रॉ मटेरियल को और वापस कपड़े बनाकर यहीं लाकर बेच दे रहे हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरर हो गई थी इंडियन मार्केट्स में और बहुत जल्दी इसने क्या किया कि ये ड्रामेटिकली आप देखोगे तो इनका जो प्रॉफिट है वो अचानक से बढ़ गया। इन्होंने इंडियन एक्सपोर्ट मार्केट जो था और लोकल मार्केट मैनचेस्टर इंपोर्ट्स के कारण पूरी तरह से इन्होंने इसको कोलैप्स करा दिया। और यहाँ पे ये चीज़ें हुई कि कॉटन जो गुड्स थे वो चीप थे लेकिन मशीन से बन रहे थे, तो मशीन से बनने के कारण इनके दाम कम हो गए थे। तो भारत के लोग जो है वो क्यों वीवर्स के बनाए हुए महंगे कपड़े खरीदेंगे, वो क्यों नहीं मैनचेस्टर से आए हुए सस्ते कपड़ों को खरीदेंगे। तो यहाँ पे वीवर्स को बहुत झटका लगा। और आप देखोगे कि मैनचेस्टर के आने से भारतीय जो पोशाक है उसके पहनने की परंपराओं में भी अंतर आया। और इसको आप देख सकते हो कि कहाँ हमारा देश जो था वो बिल्कुल भी धोती कुर्ता और टोपी पहनने वाला देश, 5 मीटर की साड़ियाँ लपेटने वाला देश, ठीक है, अपने पोशाक के जरिए अपनी सभ्यता को दिखाने वाला देश, और कहाँ अभी भी हम जो है वो उसी वेस्टर्न कल्चर को अपनाए हुए हैं और हमारे पोशाक जो हैं वो आज फिरंगियों की तरह हैं, अंग्रेज़ों के जैसे हैं। खैर आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे कि अब फेजेस जो हैं वो क्या क्या थे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के। तो सबसे फर्स्ट फेज़ माना गया है 1760 से 1850 तक का। कहा गया कि इस समय में पूरी तरह से मशीनों पे ही टेक्सटाइल इंडस्ट्री, माइनिंग और मेटलर्जी इंडस्ट्री और उसके अलावा स्टीम इंजन, इन सब पे ही अब पूरी तरह से निर्भरता हो गई थी। तो ज़रूरी ये नहीं था कि लोग कितना काम करें, ज़रूरी ये था कि सब कुछ का मशीनीकरण हो गया था। जितनी भी इंडस्ट्रीज़ थी, ठीक है, 18 से 19 सेंचुरी के बीच में वो पूरी तरह से मशीनों पे निर्भर हो गई। और अब ये ट्रांसपोर्ट भी ज़्यादा से ज़्यादा होने लगा, प्रॉफिट बढ़ने लगा। तो ये आप कह सकते हो कि कमाई के हिसाब से ये सब फर्स्ट फेज़ जो था वो बहुत अच्छा था। सेकेंड फेज़ जो है वो माना गया लेट 19th सेंचुरी में, ये आपका ऐसा टाइम था जिस समय में कि साइंटिफिक इन्वेंशंस हो रहे थे, ठीक है, सेंटर स्टेज पे था। जैसे कि स्टील है, केमिकल्स है, अब तो केमिकल्स की भी यूज़ होने लगी थी, चाहे वो कपड़े बनाने का काम हो या फिर अन्य कामों के लिए। स्टील जो है वो ग्रो करना शुरू हो गया था। आयरन तो खैर बहुत पहले ही ईजाद हो चुका था, लेकिन आयरन स्टील ये जो कंपनियां हैं ये मिलकर बहुत ज़्यादा मशीनें बनाने लगी, तो इनकी ज़रूरत जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। मास प्रोडक्शन होने लगा इस समय में, और यूएसए और जर्मनी जो है वो आप कह सकते हो कि इस समय पावर हाउस बनकर उभरे। इनसे बेहतर कोई था ही नहीं, ये स्थिति हो गई थी। जैसे कि आपने सुना होगा वो टी मॉडल की गाड़ियाँ, ठीक है, हेनरी फोर्ड ने जिसको बनाया, फोर्ड कार्स जिसको कहा गया है। तो यहाँ पे एक कन्वेयर बेल्ट होता था जिसमें आप देखोगे कि एक उसमें टायर लगा रहा है तो एक उसमें उसका लाइट लगा रहा है। तो मास प्रोडक्शन होने लगा, लोगों को काम भी मिल रहा था और चीज़ें भी एकदम कह सकते हो कि रैपिडली दनादन एकदम बनती चली जा रही थी। तो सेकेंड फेज का टाइम जो है वो पूरी तरह से यूएसए और जर्मनी का हो गया है। इतनी ज़्यादा मास प्रोडक्शन हो गई कि दुनिया जो है वो इंडस्ट्रीज़ की चमक में बहुत ज़्यादा चकाचौंध हो गई। थर्ड हम फेज में आएंगे, ये है आपका 20th सेंचुरी से लेकर अभी तक। अब अभी चल ही रहा है ये, ठीक है, कैसे चल रहा है अभी भी इंडस्ट्रियलाइजेशन का ये थर्ड फेज, वो यहाँ पे समझने वाली बात है। कहा गया कि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आया। पहले था कि वो कबूतर लेकर जाएगा एक खत और पता नहीं पहुँचेगा नहीं पहुँचेगा, या संदेशवाहक जाएगा घोड़े से। उसके बाद में फिर है कि आपका धीरे धीरे टेक्नोलॉजी, टेलीग्राफ का युग आया, और फिर आया ये आपका कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी आई, जिसमें कि आप सुनोगे कि समुद्र के नीचे बड़े बड़े केबल्स बिछाए जाते हैं, और कभी अगर किसी तरह का कोई अर्थक्वेक आया या फिर आप सुनोगे कि काफ़ी कोई तूफ़ान आई, ऐसे में जो ये केबल्स है ये कट जाते हैं। तो ये समुद्र के नीचे ही बिछाए गए केबल्स है जिसके ज़रिए हम लोग आज इंटरनेट है या फिर आपका पूरी दुनिया के जितनी भी चीज़ें हैं वो एक छत के नीचे हमें सारे आराम से सारे समाचार मिल जाते हैं। कहीं भी आप व्हाट्सएप पे कॉल कर लेते हो, कहीं पे भी आप स्काइप पे वीडियो कॉल कर लेते हो। तो ये चीज़ें जो है वो ये कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के कारण ही हुई।
ठीक है। तो ये अभी चल ही रहा है और आप सोचो कि एक जो ज़माना था कबूतर वाला, वहाँ से हम आज कौन से ज़माने में हैं कि 1 सेकंड में कोई भी मैसेज या कोई भी कॉल तुरंत किसी को पहुँचा दिया। इंटरनेट बहुत बड़ी उपलब्धि है, ठीक है। फिर एनर्जी सोर्सेज जो है वो बहुत डेवलप की हैं, रोबोटिक्स जैसी चीज़ें आई हैं। ये थर्ड फेज़ वाकई में बिल्कुल भी साइंटिफिक एज की तरह आप कह सकते हो कि है अभी। और सबसे बड़ी अगर इस समय की इन्वेंशन किसी चीज़ को माना गया है तो वो है आपका डिजिटाइजेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। इसमें अब 3D प्रिंटिंग आ गई है, तो ये तो अपने आप में मानव सभ्यता का एक बहुत बड़ा चमत्कार है, 3D पेंटिंग। लास्ट हम आ जाते हैं, अपना टॉपिक जो है हमारा वो है मार्केट फॉर गुड्स। अब है कि इस समय में जो अंग्रेज़ों की बात अगर हम लें, ठीक है, यूरोपियंस की बात हम अगर लें, तो इन्होंने बेचने के लिए भी चीज़ों को बहुत अच्छा कि जो गुड्स हैं उनके लिए मार्केट कैसे अब लाया जा सके, उसके लिए एक अच्छा सा कह सकते हो कि एडवर्टीज़मेंट का मीडियम जो है वो अपनाया था। इन्होंने एडवर्टीज़मेंट इस तरह से किए कि जो कंज्यूमर्स के माइंड थे, ठीक है, उनको उनके सेप और नीड के अकॉर्डिंग गुड्स को क्रिएट करते थे। ये यूजुअली अगर देखा जाए तो ये न्यूज़पेपर में अपने ऐड डालते थे, मैगज़ीन्स, होर्डिंग्स, स्ट्रीट वॉल्स, यहाँ पे अपने जो प्रोडक्ट हैं उसका एडवर्टीज़मेंट करते थे। जैसे आप देखते हो कुछ मीठा हो जाए कहते हैं तो हाँ डेयरी मिल्क का ऐड है, तो इसी तरह से बिल्कुल भी उस समय में भी लोगों को, कंज्यूमर्स को लुभाने के लिए इस तरह का काम किया जाता था कि होर्डिंग्स लगा दिए गए, बड़े बड़े प्रचार प्रसार कर दिया गया चारों तरफ, तो लोग जो है वो अट्रैक्ट होते थे। इवन कि जो 19th सेंचुरी में मैन्युफैक्चरर्स थे, इन्होंने कैलेंडर भी छपवाए चीज़ों के लिए, बेचने के लिए। उसके अलावा एडवर्टाइजमेंट जो है वो व्हीकल्स के थ्रू भी गा गा करके लोगों को, ठीक है, गाड़ियों में लोग निकल रहे हैं, गा गा करके सुना रहे हैं, कुछ स्लोगन्स बना रहे हैं। स्वदेशी मूवमेंट के टाइम में भी, जैसा कि आपने सुना होगा, भारत में जब स्वदेशी आंदोलन हुआ था तो उस समय भी बहुत तरह के ऐसे नेशनल सॉन्ग्स वगैरह जो है वो, बहुत तरह के फोक सॉन्ग्स हैं वो गाए गए, तो लोगों को आकर्षित करने के लिए। देवी देवताओं के चित्र भी जो फैक्ट्रीज़ है वो अपने गुड्स पे लगाती थी ताकि लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया जा सके। तो ये आप कह सकते हो कि ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो था, इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट भी बहुत सारा है और उसके अलावा नेगेटिव भी है, लेकिन नेगेटिव जो है वो इतना ज़्यादा नहीं है कि हम कहें कि इस समय में कुछ भी अच्छा हुआ ही नहीं। तो मुझे लगता है कि आप सब इस क्वेश्चन को सोचिए, समझिए कि क्या वाकई में जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो नेगेटिव से कम है। ऐसा, हालांकि चैप्टर को आप जब पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि पॉजिटिव चीज़ें ज़्यादा हुई है, क्योंकि ऑब्वियस सी चीज़ है कि हमें कबूतर से तो कम संदेश नहीं भेजने पड़ रहे हैं। मुझे उम्मीद है ये चैप्टर ख़त्म हुआ आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग व्यूअर्स। थैंक यू, धन्यवाद।